फर्जी राष्ट्रवाद। आज सभी का फर्जी राष्ट्रवाद खुल गया है। 2014 के बाद से जो राष्ट्रवादी बने थे, जो दिन में और रात में 24 घंटे राष्ट्रवादी बातें करते थे, यहाँ तक कि हमारे देश का प्रधानमंत्री जो वोट हासिल करने के लिए मीठी मीठी राष्ट्रवादी बातें करता था, कुछ ही समय में ऊपर वाले की लीला ऐसे चली, छड़ी ऐसी घूमी कि आज सब कुछ सामने आ गया। मानो जिन राम का आप नाम ले रहे थे, उन्हीं प्रभु श्री राम ने हिंदुओं को दिखाया है कि देखो मुन्ना, ये जो मेरा नाम लेकर हिंदू मुसलमान करते हैं, ये जो राष्ट्रवादी बातें करते हैं, इनकी ये औकात है। आज उसके साथ हम मैच खेलने वाले हैं, जिसने पहलगांव में आतंकी हमला किया और 26 निर्दोष भारतीयों को मार डाला। कमाल की बात यह है, सोचिए यह हमला कब हुआ और कैसे हुआ। जिस पाकिस्तान से हमने सारे ट्रेड बंद कर दिए थे, जिस पाकिस्तान का एक कबूतर भी हमारे इलाके में नहीं आ सकता था, बॉर्डर पर मिलिट्री तैनात रहती है, पैनी हमारी नज़र रहती है, हमारे ड्रोन्स हमेशा हवा में नज़र रखते हैं, इन तमाम चीज़ों के बावजूद लंबी दूरी को पार करते हुए बड़े आराम से आतंकवादी उस पहलगांव इलाके में आए जहां पर टूरिस्ट भरे पड़े थे। कमाल यह है कि उस दिन वहां पर सेना भी नहीं थी, वहां से सिक्योरिटी हटाई गई थी। वो सिक्योरिटी किसने हटाई, वो आतंकवादी कैसे आए और कत्लेआम करके वापस चले भी गए कैसे, ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा है। ना अब तक किसी ने पूछा है, ना आगे कोई पूछेगा। टूटे हुए और बिल्कुल मैं नाउम्मीद होकर ये कह रहा हूँ कि ऐ भारतवासियों, ऐ मेरे हिंदू, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ज़रा अपने पसंदीदा आदमी से पूछो ना कि भैया ये बताइए, ये इतने आतंकवादी घुसे कैसे। जिन 3 आतंकवादियों के स्केच जारी किए, बाद में वो आतंकवादी अब तक कहाँ हैं, उनका क्यों मोदी जी बता नहीं रहे हैं, कहाँ गए वो आतंकवादी। ऊपर से प्रधानमंत्री ने भारत की आत्मा के साथ खिलवाड़ करते हुए, भारत की आत्मा को चीरते हुए, ललकारते हुए हमारे इमोशन के साथ खिलवाड़ किया। बड़े बड़े डायलॉग मारे कि खून और खेल एक साथ नहीं हो सकता, खून नहीं बहेगा और हम कोई मतलब वास्ता उनसे नहीं रखेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा था खून नहीं सिंदूर बह रहा है। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं हो सकता, पानी और खून एक साथ नहीं चल सकता, नहीं बह सकता। ऐसी तमाम मीठी मीठी देशभक्ति वाली बातें मोदी ने कही। आज हम मैच खेल रहे हैं। आज यही सरकार उसी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रही है। यह है मोदी का, भाजपा का फर्जी राष्ट्रवाद। मेरे हिंदू भाइयों, हमारे देश के अंदर हिंदू मुसलमान करवा कर लड़वाने वाले लोग आपको कितना बहकाते हैं और बेवकूफ़ बनाते हैं, आज की तारीख में कम से कम समझ लो। इनको क्या ही फ़र्क पड़ेगा। अम्मा मर गई तो उनको गाली देने पर मुद्दा बनाया गया। गाली बकना गलत है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री ने विदेशी गर्लफ्रेंड और पता नहीं कितने करोड़ की गर्लफ्रेंड ऐसे अपमानजनक टिप्पणियां नहीं की है। उनकी माँ है और दूसरे की माँ नहीं है। हजरात, जो आदमी सिर्फ फोटोग्राफी के लिए, जो आदमी सिर्फ फेम के लिए, पब्लिसिटी स्टंट के लिए अपनी माँ से अगर 4 महीने में मिलने जाता था तो 10-10 कैमरामैन लेके जाता था, यहाँ तक कि माँ के पैर छूता था, माँ के पैर धोता था तो उसकी भी क्लोजअप वीडियो बनवाकर ANI के जरिए वो पोस्ट करवाता था। आज फर्जी राष्ट्रवाद देख लीजिए, वो कैसा बेटा होगा भाई। उसको भी छोड़ दीजिए। आप कैसे हैं कि उनकी पार्टी और उनके बहकावे में आकर आपने देश में नफरत को चुना, मोहब्बत को किनारे कर दिया। मैं ये नहीं कहता कि तुम राहुल गांधी के साथ हो,
मैं ये कहता हूं, देश के साथ तो रहो। देश सिर्फ एक इंसान और एक धर्म से नहीं बनता है, देश सबसे मिलकर बना है। भारत आप और हमसे मिलकर बना है, हम सबसे मिलकर बना है। आइए, फर्जी राष्ट्रवाद और फर्जी प्रधानमंत्री की देशभक्ति है, ये वीडियो देखकर आपको क्लियर हो जाएगा। याद रखिए, आज उसी पाकिस्तान के साथ हम मैच खेल रहे हैं, जिसके लिए मोदी बड़ा अपना गरम सिंदूर दौड़ रहा है मेरी नसों में, ये बोला करते थे। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है, टेरर और टॉप एक साथ नहीं हो सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। एशिया कप में 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान का होगा मैच। दोनों टीमों ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जमकर की प्रैक्टिस। ये सब कुछ तो साफ है ना, फिर आपके दिल में सवाल क्यों नहीं है? आम आदमी पार्टी ने AI जनरेटेड फोटो अपलोड करके सवाल सही किया है। ये देश के हर इंसान को सोचना चाहिए। पाकिस्तान गोली चला रहा है, मोदी बल्ला दिखा रहे हैं, तो भारत पाकिस्तान के बीच खून और क्रिकेट साथ साथ हो सकता है? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। यही मोदी अभी कुछ दिन पहले तक जो लंबी लंबी फेंक रहे थे, आज यही मोदी भारत को कह रहे हैं हाँ खेलो खेलो, कोई बात नहीं, खून और खेल एक साथ हो सकता है। इस सरकार की फर्जी राष्ट्रवादी चीजें अब खुलकर आ गई हैं। बेशर्मी से अब ये कहा जा रहा है, अनुराग ठाकुर, जी हाँ, गोली मारो सालों को नारा देने वाला ब्रांड एम्बेसडर उस गाली का, उस स्लोगन का, वो आदमी ये कह रहा है कि ये जो टूर्नामेंट है ये हमें खेलना पड़ेगा, इसके कुछ अपने रूल्स हैं, BCCI मजबूर है। हजरात, अगर बेशर्मी, झूठ और मक्कारी और बेहूदगी और दगाबाजी का कोई चेहरा है तो ये है। मैं इतना ही कहूँगा, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जहाँ पर ACC या ICC करवाती है, वहाँ पे किसी भी देश के लिए मजबूरी या ज़रूरी हो जाता है भाग लेना। अगर वो नहीं लेंगे तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, उस मैच को छोड़ना पड़ेगा, तो वैसे दूसरी टीम को उसके पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। तो इसकी बजाय जो आपकी प्रतिबद्धता है, चाहे कोई भी खेल है, उसमें मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में आपको खेलना ही पड़ता है। लेकिन बायलैटरल टूर्नामेंट भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता। कई वर्षों से हमने ये निर्णय किया है कि भारत पाकिस्तान के साथ बायलैटरल नहीं खेलेगा जब तक पाकिस्तान भारत पर आतंकवादी हमले या कार्रवाई बंद नहीं करता है, और जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म नहीं करता। शर्म मगर तुमको नहीं आती। हजरात, इनको क्यों एहसास होगा? सोचिए, एहसास इसलिए नहीं होगा क्योंकि इनकी औलाद नहीं मरी, इनका बेटा नहीं मरा, इनका कोई जानकार नहीं मरा। इनको तो इस भाजपा को, प्रधानमंत्री को, उन शहीदों से इतनी तकलीफ रही कि उनके मरने के बाद शहीदों का नाम भी इस भाजपा ने, इस प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में नाम नहीं लिया। नाम भी प्रियंका गांधी ने पढ़े। सबके प्रधानमंत्री मोदी को नाम चुभ रहे थे शहीदों के, और आज ये उन शहीदों के खिलाफ काम कर रहे हैं। आज भारत माँ को तकलीफ नहीं हो रही है। आज हिंदू सवाल क्यों नहीं पूछ रहा? भाई, तुम तो हिंदू हो ना, तुम्हारा भाई प्रधानमंत्री है? मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने के नाम पर तुमने उन्हें वोट दिया, और आज देखो क्या हो रहा है। छी हजरात, शहीद की पत्नी क्या कह रही है? सोचिए, आज उस शहीद की पत्नी के दिल पर क्या बीत रही होगी, जिसका पति मारा गया और दिवाली करीब है। आपके घरों में उजाला होगा और ये दिवाली उन शहीदों के घर में काला अंधेरा लाएगी, उनके दिल को जलाएगी, उनके आंसू बाहर आएंगे, उनकी यादें, उनके दिमाग की हालत आप क्या ही समझेंगे। पत्नी कह रही है कि उन्होंने, हमारे सरकार ने हमारे दर्द को नहीं समझा। छी।
साथ किसी प्रकार का संबंध न हो। सरकार ने कुछ कड़े कदम भी उठाए थे, लेकिन उसके बाद इस तरह से पाकिस्तान के साथ मैच होना कहीं ना कहीं एक अपना हाथ होता है कि इस तरह का संबंध अभी भी हम लोग पाकिस्तान के साथ रिलेशन कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो बीसीसीआई को इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था कि पाकिस्तान के साथ मैच इंडिया करे। ये बहुत बड़ी हमारे ही देश में लोग गलती कर रहे हैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करके। बीसीसीआई की इमोशंस मुझे लगता है ही नहीं उन 26 परिवार की तरफ। वो 26 परिवार, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए जवान, इन सब की मौत आपके लिए कोई फर्क नहीं है, इन सब की शहादत आपके लिए कोई मत वैल्यू नहीं रखती। शायद इसलिए क्योंकि आपके घर से कोई नहीं गया, बीसीसीआई के जितने भी लोग हैं उनकी फैमिली से कोई नहीं गया, इसलिए कोई नहीं बोल रहा, शायद इसलिए कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। दूसरी चीज, ये क्रिकेटर्स हमारे कहाँ सो रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर बोला जाता है कि नेशनैलिटी है किसी में तो क्रिकेटर्स में होती है, जितना मैंने सुना है, जितना मैंने समझा है। इसीलिए क्रिकेट को एक नेशनल गेम की तरह देखा जाता है, जबकि हॉकी हमारा नेशनल गेम। उसके बाद एक भी क्रिकेटर, एक दो के अलावा क्रिकेटर्स आए नहीं हैं ये बोलने कि नहीं हमें इंडिया पाकिस्तान का मैच बायकॉट करना है, हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहते। आप स्टैंड लो ना। बीसीसीआई की इतनी हिम्मत थोड़ी ना है कि आपके ऊपर बंदूक रख के आपको गेम खिलवा देगी। आप स्टैंड लीजिए अपने देश के लिए, वो भी नहीं ले रहे हैं। उसके बाद मैं ये लोगों से, आप सबसे, जो स्पॉन्सर्स इस गेम को स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो टीवी चैनल, सोनी चैनल इसको दिखा रहा है, मैं उन सबसे पूछना चाहती हूँ, आपके अंदर इंसानियत, आपके अंदर आपके 26 लोगों के लिए जो नेशनैलिटी है वो खत्म हो चुकी है। क्योंकि स्पॉन्सर्स तो मिल ही गए इन लोगों को, सोनी ने इसको दिखाने के लिए एग्री भी किया है, ऊपर से इतना प्रचार चल रहा है, इतना ज्यादा उस चीज को लेके दिखा रहे हैं कि ये इंडिया पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया पाकिस्तान का पहला मैच है। दिमाग खत्म है आप लोगों का, इमोशंस खत्म है। आप अपने नेशन के लिए आप कुछ करना ही नहीं चाहते हो, आपके अंदर कुछ बचा ही नहीं है। आप एक छोटी सी बात समझिए, आपके साथ आपका पड़ोसी लड़ लेता है तो आप बात नहीं करते हो इससे। आपके पड़ोसी मुल्क ने आके आपके देश में घुस के आपके लोगों को हिंदू पूछ के मारा है और आप उसकी शक्ल देख के उसके साथ एक मैच खेलोगे? इतनी आपके अंदर इतना भी कुछ बचा है? मर चुके, आंख का पानी खत्म है, इन लोगों का कुछ नहीं बचा है। शायद ये टॉपिक मैं समझ पा रही हूँ और ये नहीं समझ पा रहे हैं। मैं 28 साल की हूँ और मुझे इतना समझ में आ रहा है कि इस मैच से जितना भी रेवेन्यू बनेगा, क्योंकि आखिर में ये बात पूरी पैसे की बनती है, जितना भी इस मैच से रेवेन्यू बनेगा, ये रेवेन्यू किस चीज के लिए यूज होगा? सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान इसको टेररिज्म में यूज करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में आया हुआ 1 रुपए मात्र टेररिज्म में जाता है। वो देश सिर्फ आतंकवाद देश है। जब आपको ये बात पता है तो छी है भाई, छी है, छी के साथ थू है। आज हिंदुस्तान के लोगों को, भारतीयों को ये समझना होगा, सरकार अभी जो बोल रही है अगले ही पल में वो कैसे पलट जाएगी तुम सोच भी नहीं सकते। हम इस सरकार की नजर में भेड़ और बकरियां हैं और कुछ नहीं। जब जनता ने भाजपा से सवाल कर लिया सभा में कि आज क्रिकेट खेलने जा रहे हैं नेताजी कह रहे हैं हमने खून और पानी एक साथ ना बहने की बात कही थी, हमने ये थोड़ी ना कहा था कि खून और क्रिकेट। भाई बेशर्मी जो है ना, बेशर्मी, वो भी इनके आगे शर्मा जाए। नमस्ते सर, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो काफ़ी हाईलाइट किया था पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ और उनके क्रिकेटर्स ने इंडिया के बारे में काफ़ी चीज़ें बोली थी। तब ये स्टेटमेंट काफ़ी बोली गई थी कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, खून और खेल एक साथ नहीं हो सकता। तो अब 14 को क्रिकेट मैच क्यों खेला जा रहा है पाकिस्तान के साथ? क्यों हमारे क्रिकेटर्स उनके साथ हाथ मिला? देखिए, हमने खून और पानी का कहा था, हमने क्रिकेट का नहीं कहा था। याद रखना, एक अकेली भाजपा, एक अकेली यही हिंदुओं वाली पार्टी इस बात पर अड़ी है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्रिकेट होगा। सारा खेल पैसे का है दोस्तों, मोटा पैसा मिलेगा ना इस पार्टी को, शायद इसीलिए ये खेल है। और बड़े बड़े पूंजीपतियों को फायदे होने हैं इस खेल में, शायद इसीलिए हर हाल में आज खेल हो रहा है और आज खेल होना है। उद्धव ठाकरे इंडिया अलायंस ने ऐलान किया है, विपक्षी तमाम पार्टी कह रही है खेल नहीं होना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने पूरे भारत में
प्रदर्शन का आज ऐलान किया है। निवेदन भी मैं प्रसारित करने जा रहा हूँ, हिंदी में है और हिंदी में इसलिए है कि अन्य राज्यों में भी हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। कल ये दुर्भाग्य की बात है कि बीच में भी इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ ही दिन हुए हैं, 3-4 महीने हुए होंगे, पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उसमें हमारे नागरिक, हिंदुस्तानी नागरिक जिस तरीके से मारे गए, हमारी बहनें, उनका सिंदूर, सौभाग्य उजाड़ा गया, आज भी वो घाव भरा नहीं है। और उसका उत्तर देने के लिए हमारे सरकार ने एक कार्रवाई की थी पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान के ऊपर क्यों की? आतंकवाद का हमला सामना अगर करना है तो पाकिस्तान के खिलाफ क्यों? क्योंकि इसलिए पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवाद फैला रहा है, आतंकवादी हमले कर रहे हैं, हमारी माताएं बहनें जो है उनका सौभाग्य जो है। सोचिए, जो पार्टी पूरे साल हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, हिंदू, देशभक्ति, राष्ट्रवादी, भारत मम्मा की जय, भारत अम्मी की जय, भारत माता की, भाई साहब आज वो तमाम भजपिल्ले गुफा में घुसे हुए हैं। आज समझ में आया, ये पूरे साल मुसलमानों को गद्दार कहते रहे, आज ये गद्दार खुद साबित हो गए। भाई आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने क्लियर कट पुतला जलाया पाकिस्तान के खिलाड़ियों का। भाई पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बयानात अवेलेबल हैं। शाहिद अफरीदी कितनी बकवास करता है भाई। तू जब हमारे देश के जो क्रिकेटर हैं वो पॉलिटिकल बयानात नहीं देते, तू रैलियां निकाल रहा है। भाई मोदी का दिमाग देखो, भूल गए, तमाम हिंदू भूल गए कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने किस तरह के एंटी इंडिया खतरनाक लेवल का जो है बयान दिया था। और आज के दोगले हमारे क्रिकेटर, भाई हमारे यहां तो भाई पैसा दो, कुछ भी करवाओ, क्रिकेट खेलेंगे। सौरभ भारद्वाज ने साफ कहा है कि आज के इस खेल को, मैच को, नाइट क्लब, कैफे जो भी दिखाएंगे, चलाएंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे। अगर आप भी देशभक्त हैं दोस्तों, जरा से भी असली वाले, मोदी वाले नहीं, असली वाले देशभक्त हैं, तो मैच मत देखिएगा। मैं वैसे भी नहीं देखता, इस बार तो बिल्कुल नहीं देखेंगे। साथ ही ये नजर रखिएगा कि कौन सा कैफे, कौन सा रेस्टोरेंट इंडिया पाकिस्तान का मैच स्क्रीन पर दिखा रहा है। तो जो दिल्ली के अंदर क्लब, जो नाइट क्लब, जो रेस्टोरेंट इन पाकिस्तानियों के क्रिकेट मैच को दिखाएगा, हम लोग उनको भी पूरे देश के सामने एक्सपोज करेंगे कि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तानियों के क्रिकेट मैच को अपने क्लब और रेस्टोरेंट में दिखाते थे। और हमें इंश्योर करेंगे कि जनता उन क्लबों को और उन रेस्टोरेंट्स को बायकॉट करे, उनके यहाँ कोई ग्राहक ना जाए, क्योंकि ऐसे लोग जो पाकिस्तानियों के साथ मिलकर पैसा कमाना चाहते हैं, उन लोगों का हम लोग बहिष्कार करेंगे। आदित्य ठाकरे ने भी साफ साफ बोला है, स्पष्ट बोला है, विरोध किया है इस क्रिकेट मैच का, नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये मोदी की फर्जी देशभक्ति है। होगा मैच, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। मोदी की फर्जी देशभक्ति है भाई, कोई रोक लेगा क्या? जिस पाकिस्तान ने हमारे देश पे सिर्फ एक नहीं तो अनगिनत हमले किए हैं, जिस पाकिस्तान से हमारे देश में आतंकवाद का फैलाव होता है, जिस पाकिस्तान ने पहलगाम में बहुत सारे सिंदूर को मिटा दिया, उस पाकिस्तान के साथ बीसीसीआई खेलने के लिए इतने एक्साइटेड क्यों है? क्या ये पैसों के लिए हो रहा है? पैसों की लालच है? टीवी रेवेन्यू के लिए है? एड रेवेन्यू के लिए है? कि प्लेयर्स को जो फीस मिलती है उसके लिए है? क्या हम ये सोच नहीं सकते कि जिस पाकिस्तान ने हॉकी के एशिया कप को बॉयकॉट किया क्योंकि वो हिंदुस्तान में है, हमारी सरजमीन पे है, तो अगर पाकिस्तान बॉयकॉट कर सकती है तो हमारी बीसीसीआई क्यों नहीं बॉयकॉट कर सकती? दूसरी बात यह है कि अगर असली भाजपा आज सत्ता में होती तो ये नहीं होता। भाजपा ने अपनी आइडियोलॉजी बदल दी है, और जिस ऑपरेशन सिंदूर का अभी बयान और इस्तेमाल बिहार की पॉलिटिक्स में होगा,
उसी ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमने देश भर में नहीं तो दुनिया भर में कहा था कि इसके पीछे पाकिस्तान था, इस हमले के पीछे। उसी पाकिस्तान के साथ सरकार जब चुप बैठी है खेलने के लिए। जिस पार्टी का बिल्ला पहनकर लोग अपने आप को राष्ट्रवादी समझते हैं, पूरे साल जो हिंदू मुसलमान करते हैं, पूरे साल गौ माता की हम रक्षा करते हैं, आज ऐसी खबरें आपने देखी कि गायों को काटने वाले वही हिंदू, वही भजपिल्ले निकलते हैं। पूरे साल जो हिंदू मुसलमान और मुसलमानों को गद्दार बताते हैं, आज भारत पाकिस्तान का मैच चुपचाप देखेंगे। समझ रहे हैं आप गद्दार कौन है? पूरे साल मध्य प्रदेश और ऐसे अलग अलग इलाकों में मुस्लिम विरोधी काम किए जाते हैं। ये जिहाद, वो जिहाद, अलाना जिहाद, मुल्ले मुल्ले। एक मुसलमान फेरी वाला गरीब जो दिन के 500 भी नहीं कमाता होगा, वो आ जाता तो तुम कैसे आया, आईडी दिखाओ, तुम यहाँ हमारे देवभूमि को। अरे देवभूमि औकात से बाहर हो तुम, तुम्हारी औकात पता है क्या है? दोस्तों, मध्य प्रदेश में भाजपा का कांड सुनिए। दैनिक भास्कर का अपडेट मौजूद है, गूगल कर लीजिए। भाजपा जो सामने से दिखाती है भी वही निकलेगी, तस्करी करने वाली वही मिलेगी, गायों को काटने वाली वही मिलेगी। और अब देखिए भाई साहब, ड्रग 5 करोड़ का ड्रग बीजेपी लीडर की गाड़ी से मिला है। मध्य प्रदेश पुलिस ने 9.250 किलोग्राम केटामाइन और 6 ग्राम एमडी ड्रग और 1210 किलोग्राम एमोनियम क्लोराइड पाउडर भी बरामद किया है और 35 लीटर दूसरे खतरनाक केमिकल और इंटरनेशनल मार्केट में जिसकी कीमत 4.62 करोड़ है। मध्य प्रदेश पुलिस ने ईश्वर मालविया और दौलत सिंह को ऑन द स्पॉट गिरफ्तार किया है। अर्टिगा गाड़ी सीज की है। मेन एक्यूज राहुल अंजना है जो कि भाग गया है, जो बीजेपी का मंडल वाइस प्रेसिडेंट है। राहुल अंजना की पत्नी सरपंच है थडोडा ग्राम पंचायत की। पुलिस अब ढूंढ रही है राहुल को। राहुल कौन है? जो कि मेन एक्यूज है, जो कि बीजेपी का आदमी है, जिसकी पत्नी भी ग्राम पंचायत में है। आहा, सरपंच है वो, ग्राम पंचायत यानी गांव की सरपंच, और उसका पति भाजपा का नेता, और करोड़ों की उसके अंदर ड्रग बरामद गाड़ी में, उसकी गाड़ी में। मध्य प्रदेश से। किस मध्य प्रदेश से? जिस मध्य प्रदेश में पूरे साल हिंदू दीवार में टकराता फिरता है। अरे ये मुल्ले इनको निकालो, अरे ये मुल्ले की दुकानें बंद करो, अरे ये मुल्ले हमारे इलाके को बर्बाद कर रहे हैं, अरे ये मुल्ले देखो लैंड जिहाद कर रहे हैं। इस पर वो तमाम हिंदू मैच देख रहे होंगे आज। मैच दोगलापंथी की इंतहा है दोस्तों। फुनसुक वांगड़ू को तो जानते होंगे ना। अरे 3 इडियट में आमिर खान ने जिनका किरदार निभाया, आज वो असली वांगड़ू लद्दाख में भूख हड़ताल पर हैं। क्यों? क्योंकि जो मोदी ने वादा किया था, अब वो भाजपा सरकार उन वादों से पलट गई। अभी मैं इनका हिंदुत्व भी दिखाता हूं, भजपिल्लों का हिंदुत्व भी दिखाता हूं। वांगड़ू सिर्फ इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार ने जो वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में वो मान ले, वो कर दें। इस सिलसिले में उन्होंने एक प्रोग्राम किया जिसमें सर्वधर्म को बुलाया, तमाम सामाजिक लोगों को बुलाया, हर वर्ग के लोगों को बुलाया, जिसमें मुसलमान भी आए, हिंदू भी आए, जैन भी आए, सिख भी आए। तो उन्होंने तमाम धर्मगुरु और हर धर्म के वर्ग को बोला कि भाई आप आकर अपने, अगर जैसे मुसलमान है तो आप कुरान की आयत पढ़ दीजिए, अगर आप जैन हैं तो आप अपना जो श्लोक होता है वो पढ़िए। और हिंदू छात्रों को बुलाया और कहा कि आप अपना श्लोक और जो भी होता है वो आप मंत्र मंत्र पढ़ो। बच्चे वहां पर आए हिंदू, उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया, तो हिंदू मंत्र का उच्चारण जो हिंदू छात्रों ने किया, उसका विरोध वहां की भाजपा की पार्टी ने किया।
प्रॉपर वीडियो बनाया गया, वीडियो जारी किया गया विरोध करते हुए। वहां के हिंदुओं ने, मुसलमान ने विरोध नहीं किया, सिख ने विरोध नहीं किया, ईसाई ने विरोध नहीं किया, अरे नास्तिक ने विरोध नहीं किया। लेकिन बांगड़ू के उस सर्वधर्म सम्मेलन के अंदर हिंदू छात्रों ने अपने धर्म का थोड़ा प्रचार किया और मंत्र पढ़ दिया, तो वहां की हिंदूवादी जो नेता है और हिंदूवादी जो बीजेपी पार्टी है, उसने प्रॉपर उसका विरोध किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारा सादर प्रणाम स्वीकार करें। आज हमारे अनशन का चौथा दिन खत्म हो रहा है। ताकत खत्म हो रही है, मगर मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर अभी भी बचा है। आपने कभी सुना कि बीजेपी हिंदू विरोधी हो गए हो, हिंदू भजन का विरोध करते हो? जी हाँ, लद्दाख में कुछ ऐसा ही हुआ। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि बीजेपी वो पार्टी है जिन्होंने लद्दाख को 2019 में यूटी का दर्जा दिया और जिसके लिए सब खुश हुए और मैं उनका बड़ा प्रशंसक भी बना। और यही नहीं, उन्होंने ये वादा भी किया कि लद्दाख के संस्कृति और प्रकृति को 6वें शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा और इसे उन्होंने अपने मैनिफेस्टोज में पहले बिंदु की तरह घोषित किया। और लद्दाख के लोग बहुत खुश हुए और सब ने उनको वोट देकर जिताया। यहाँ की हिल काउंसिल बीजेपी की बने। मगर अगले 2 साल में उन पर उद्योगपतियों का बहुत दबाव आया और फिर वो मुकर गए कि 6वां शेड्यूल आपको हम नहीं दे सकते। और इसीलिए मैं और लद्दाख के सारे लोग 3 साल से बार बार अनशन कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, ये विनती करने के लिए कि आप अपना वचन निभाएं और लद्दाख को ये संरक्षण दें 6वें शेड्यूल में। अब दोबारा चुनाव आ रहे हैं हिल काउंसिल के और यहाँ की स्थानीय बीजेपी हमारे इस कोशिश को, जो कि एपेक्स बॉडी के अंतर्गत होता है, उस एपेक्स बॉडी का हर चीज में वो विरोध कर रहे हैं। यहाँ तक कि जब यहाँ अनशन शुरू हो रहा था तो एक बहुत बड़ा सर्वधर्म प्रार्थना सभा हुई। अब सर्वधर्म है तो हम कैसे सभी धर्मों को ना बुलाएं, जिसमें हिंदू भी आते हैं। और यहाँ लद्दाख में हिंदू ना के बराबर हैं, तो हमने कुछ विद्यार्थियों से विनती की कि आप आकर एक भजन गाएं। व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस भजन का विरोध किसी मुस्लिम ने नहीं किया। बीजेपी जो स्थानीय है उन्होंने बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इस भजन का विरोध किया। इस प्रार्थना सभा में हमारे लोगों ने शिकायत की कि एक हिंदू भजन भी गाया गया और इस भजन को गाने वाले हायल के विद्यार्थी थे। ये बहुत ही निंदनीय और घोर आपत्तिजनक है। पूंजीपतियों के हाथ में कैसे ये पूरा भारत बिक रहा है, अब पूरा स्टेट बिक रहा है। कमाल। और देखिए पूंजीपति कितने चतुर चालाक। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है और गोदी मीडिया ये दिखाएगा और बताएगा नहीं। हजरात, धामी सरकार ने ड्रीम प्रोजेक्ट, जो उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है, 3 कंपनियों ने बोली लगाई। धामी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट 3 कंपनियों ने बोली लगाई। तीनों की तीनों कंपनियों के मालिक एक ही आदमी निकले, बालकृष्ण। बताइए, हिंदुओं की नजरों में जो बाबा है वो इतना बड़ा बिजनेसमैन है। और चालाकी देखिए, बोली लग रही थी, 3 अलग अलग कंपनियों ने बोली लगाई। आप समझ रहे हो, किसी एक को तो मिलेगा टेंडर। बाद में जब पता चला कि हाँ ये कंपनी को टेंडर मिल रहा है, तो ये भी कंपनी एक ही की है, ये भी उसी की है, ये भी। वाह भाई वाह, खड़े हो गए ताली भाई। अंधेर नगरी चौपट राजा। नफरत की इंतहा है। एक बार फिर से नरसिंहालंड सरस्वती ने हिंदुओं के बीच, हिंदुओं के ही मतलब हिंदुओं ने बुलाया पूजा पाठ के लिए। तो पूजा पाठ करते करते उसने हिंदू महिलाओं जो आगे बैठी हैं उनको ही गंदा गंदा बोलना शुरू कर दिया। कभी ये हिंदुओं को नपुंसक बोलता है, कभी गंदा बोलता है, कभी गाली गलौज करता है, वो उकसाता है। अब ये कह रहा है जिस हिंदू औरत ने एक बेटा पैदा किया वो सांप की तरह है। और धार्मिक बयान देते देते, मतलब जो की पॉइंट्स होते हैं, धार्मिक बातें करते करते धर्म की बातें बताते थे, ये मेन पॉइंट पर आता है। इसका मकसद ही सांप का, सांप तो साला यही है, सांप तो ये खुद है। कैसे?
ये भाई जहर उगल रहा है। धर्म की बातें करते करते मुद्दे पे आ गया मुसलमान मुसलमान मुसलमान। बहनों, आगे मुसलमानों का बहुत बुरा हाल है। वो तुम्हारा रेप करेंगे, वो तुम्हें काट देंगे, वो तुम्हें बाजार में बेचेंगे। ये नहीं बता रहा, वो बाजार इसी का होगा और ये खुद बांटेगा, ये खुद काटेगा। और भाई ये जो कह रहा है, अभी आप सुनेंगे, ये कह रहा है कि जो हिंदू औरत एक बेटे को जन्म देती है वो नागिन है। तू ये बता, तू एक भी पैदा नहीं कर पा रहा। अब तू जाके बाराबंकी से तू जाके अच्छी जगह से इलाज करवा, जड़ी बूटियों का इलाज करवा, तेरी नूनी में जान आएगी, तू बच्चे 10 पैदा कर। भाई कोई मना कर रहा है क्या? कोई सवाल नहीं कर रहा इससे। भाई तेरे क्यों नहीं है बच्चे? बाबाओं के बच्चे नहीं होते। अबे हो सकता है बाबा वही बने जिसकी दिक्कत हो, कुछ खराब हो गई हो। पॉइंट है भाई। और बाबा शांति की बात करते हैं, बाबा प्यार की बात करते हैं। और भी बाबा हैं, बाबा प्रेमानंद एग्जाम्पल है ये आदमी। ये बाबा प्रेमानंद, मैंने अब तक नहीं देखा कि ये कोई आड़े टेढ़े बयान देते हो, गंदे बयान देते हो, दूसरे धर्म को टारगेट तक नहीं करते। ये अभी कुछ दिन पहले बाबा ने बेचारे ने सच बोल दिया। बाबा का काम है सच बोलना। बाबा ने सच बोल दिया तो भाई महिलाएं बुरी तरह से किलस गई, हिंदू महिलाएं, और चप्पल जूती मारने लगी इनकी तस्वीर पर। लेकिन बाबा अपनी बात से टस से मस न हुए। और ये नरसिंहा लंड सरस्वती ये कह रहा है इस वीडियो में, अभी मैं दिखाऊंगा, कि मैं तो सच बोलने के लिए बाबा बना हूं। वाह, मतलब अगर कोई आम आदमी है तो बाबा की नजर में वो सच्चा नहीं होगा, क्योंकि सच बोलने के लिए, सच्चाई बयान करने के लिए बाबा ही बनना पड़ेगा। बखलंड चौधरी को आप देखिए, सुनिए। होगा। मैं तो कहता हूं कि वो महिला जो एक बेटे को जन्म देती है नागिन की तरह होती है। कैसी होती है? और तुम में से ज्यादातर ऐसी होगी, है ना? सबने यही कारनामा दिया होगा अंजाम। गीता पढ़ के देखिए। गीता ये कहती है कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप अपने वंश का विनाश होना है। अगर बाबूजी हमारे वंश का विनाश हो गया तो हमारे जितने भी पूर्वज हैं वो सब स्वर्ग से धकेल दिए जाएंगे, क्योंकि ये माना जाता है कि किसी के भी वंश का विनाश तब होता है जब उसके सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं। और आप एक बेटा, फिर उसके एक बेटा, कोई ना लड़े, कोई ना मरे, तो अभी 5 या 6 पीढ़ी में वंश खत्म हो ही जाना है। कोई एक्सीडेंट, कोई बीमारी, दुनिया में बहुत सारे झगड़े बगड़े। वैसे तो अभी एक बहुत बड़ी समस्या मुसलमानों की भी है, जिनका केवल ये उद्देश्य है कि एक दिन आप सबको मार के आपके घरों पर कब्जा करेंगे और हमारी बहन बेटियों को मंडियों में बेचेंगे बलात्कार करके, या अपनी रखेल बनाएंगे। मेरी बेटियों क्षमा करना, ये बात गलत है पर मुझे कहनी पड़ेगी। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं आपसे। मैं झूठ बोलने के लिए बाबा बना, झूठ बोलता ही नहीं, मैं सच बोलने के लिए बाबा बना हूं। तो मेरी बेटियों, जो गलती तुमने कर दी अब अपने बच्चों से कहना। एक तो अपने बच्चों की शादी जल्दी करना। अब आप कहोगे हम तो भगवान का नाम लेने के लिए बैठे थे, ये पता नहीं कौन पाखंडी बैठा दिया, कैसी कैसी बात कर रहा। राजनीति की नहीं, धर्म समझा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी में नेता कम कार्टून ज्यादा भरे पड़े हैं। एक रेल मंत्री, उन्हें बनाना चाहिए था रेल मंत्री। वो शायद अपने आप को रेल मंत्री ही समझते हैं। अभी मैंने कॉमेडी में एक वीडियो डाला, मजाक में, मजाहिया अंदाज में कॉमेडी मीम बनाया मैंने कि भगवा रंग का आईफोन मोदी का कमाल है, मोदी जी का कमाल है। भगवा रंग का आईफोन कर दिया दुनिया का सबसे महंगा फोन। अब मुल्ले चलाएंगे जब तो भगवा चलाएंगे। ओहो, ये मीम था भाई। अगले के दिमाग में आइडिया आया, उसने उस चीज को कुछ और तरीके से लिया। रेल मंत्री ने वीडियो में एक बयान में कहा कि ये मोदी का, वो देखिए आप चमत्कार, कि भारत के अंदर आईफोन बन रहे हैं। भारत के अंदर मोदी, भारत के अंदर, ये झूठा आदमी, भारत के अंदर बन रहे हैं, भारत में असेंबल हो रहे हैं। याद रहे, ज्ञात रहे, पूरी दुनिया में यही आईफोन भारत में सबसे महंगा है।
अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, अरब और तमाम देशों से आज इस साल जो आईफोन लॉन्च हुआ है 17, वो भारत में सबसे महंगा है। क्यों? क्योंकि भारत पर मोदी जी के दोस्त ने जो 50% टैरिफ ठोका है और ऊपर से पेनल्टी लगाई है, वो हम भारतीयों पर भारी है। अब ये रील मंत्री की रील देखिए। मोदी जी ने स्वदेशी और आत्मनिर्भर का एक ऐसा मंत्र दिया जिसके कारण आज आईफोन 17 कहां बना है? कहां बना है दोस्तों? कहां बना है? भारत में। ये संभव हो पाया आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी के बहुत बड़े सहयोग। अरे रील मंत्री साहब, मोदी का अगर यही है तो अब आप एक काम कीजिएगा, आईफोन छोड़ दीजिए। इस खबर को देखिए, सीने में तकलीफ हो सकती है अंडुओ, तुम जरा स्किप कर देना। तुम्हारी औकात तो है नहीं आईफोन चलाने की, लेकिन बकैती बड़ी बड़ी। देखो अपने अब्दुल को देखो, आईफोन एयर, एप्पल ने आईफोन एयर लॉन्च किया है जो पतला और छोटा स्मार्टफोन है और टाइटेनियम बॉडी में आता है। इसकी कीमत 256 GB मॉडल के लिए 1,19,900 है, लगभग 1,20,000। ये आज तक के जितने फ़ोन लॉन्च हुए हैं, जो सीरीज लॉन्च हुई है, उनमें भी ये सबसे महंगा फ़ोन है। इस फ़ोन को डिज़ाइन करने वाले मुल्ले हैं, नाम है आबिदुर चौधरी। जी हाँ, आबिदुर चौधरी ने डिज़ाइन किया है दुनिया का सबसे पतला फ़ोन, आईफोन। जी हाँ, अब अंडवे क्या कहेंगे? तो अंधभक्तों, पहले जाकर अपने वीवो, ओप्पो, इन चाइनीज जो मोबाइल तुम चला रहे हो 15,000 वाला, वो भी ज़्यादा बोल दिया, 10,000 वाला, जिसकी तुम्हारी किस्त बनी हुई है 500 रुपये महीना, पहले वो किस्त भरो, फिर आईफोन की बातें करना। समझ रहे हैं दोस्तों? इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि आज आप इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं देखेंगे और पूरी तरह से देशभक्त होने का सबूत देंगे। जय हिंद।